नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 19 जुलाई 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला न्यूज़, अ फ्यू स्टेप्स फॉरवर्ड एट G20 बट नो कम्युनिक। एक्चुअली G20 में देखा जाए तो और भी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ है, जैसे कि क्रिप्टो एसेट्स हो गया, या जैसे कि डेट फाइनेंसिंग को लेके हो गया, जो मैं कल भी बात कर रहा था कि ग्लोबल लेवल में जो डेट का प्रॉब्लम है उसके लेके हुआ है। OECD का जो ग्लोबल टैक्स रिफॉर्म्स है, जो कि मैंने आपको बताया था कि भाई ग्लोबली जो सिंगल टैक्स मिनिमम टैक्स जो किया जाएगा उसके बारे में डिस्कशन हुआ है। एंड क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर भी डिस्कशन हुआ है। बट अगर आप मल्टी डेवलपमेंट बैंक जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, या IMF हो गया, या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, उनके फाइनेंसेस के बारे में भी डिस्कशन हुआ है। ठीक है, तो अब ये सब डिस्कशन के बाद एक क्यों नहीं हमने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू कर पाए। देखिए, जॉइंट स्टेटमेंट का मतलब होता क्या है, जब सारे कंट्रीज जो भी G20 के मेंबर्स है अगर एक पॉइंट पे अग्री कर गए तो फिर वो लोग जॉइंट स्टेटमेंट इशू कर देते हैं। अब इसमें हुआ क्या प्रॉब्लम, रशिया के खिलाफ जो है काफ़ी कंट्रीज़ ने बाली डिक्लेरेशन में बोला था, और अभी भी इंडिया को उस चीज़ को रीआइट्रेट करना पड़ा उस अपने जो स्टेटमेंट में। तो स्टेटमेंट के 2-3 पैराग्राफ्स में इंडिया ने रीआइट्रेट किया उस चीज़ को कि भाई हाँ, वर्ल्ड जो है वो चीज़ गलत बोल रहा है, अपोज कर रहा है रशिया के यूक्रेन इन्वेजन को। तो हाँ, ये चीज़ गलत है, इस टाइप का जो इंडिया ने बोला ये चीज़। तो इसके कारण क्या हुआ, एक जॉइंट स्टेटमेंट रशिया ने बैकआउट कर लिया कि भाई हम ये स्टेटमेंट में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते क्योंकि आप हमारे अगेंस्ट बोल रहे हो। तो इन वे दैट्स द रीज़न कि भाई जो एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू नहीं हो पाया। फिर उसके बाद क्रिप्टो एसेट्स की बात किया जाए तो उसके बारे में भी इंडिया ने जो डिक्लेरेशन दिया है वो मैं आपको लेटेस्ट में समझाऊंगा, लेटेस्ट स्टेज में आने वाला न्यूज़ में। फिर उसके बाद इंडिया इनकॉर्पोरेशन फ्लैगशिप्स गिविंग ओल्डर चीफ्स मोर टाइम एट हेल्म। देखिए, ये न्यूज़ एक छोटा सा न्यूज़ था, बट मैं सोचा चलिए ठीक है, फ्रंट पेज में तो आपके लिए कवर कर देता हूँ कि इंडिया के जो इनकॉर्पोरेशंस है ना, वो सब जो है लॉन्गर टेन्योर CEOs को और CXOs को रखना चाह रहे हैं। अगर आप देखो तो भाई TCS के जो है उनका 58 ईयर्स हो गया है, HUL के जो है उनका 56 ईयर्स हो गया है, संजीव पुरी जो है ITC के वो ऑलमोस्ट रिटायर भी करने वाले थे, बट उनका भी अभी एक्सटेंशन आ गया है, वो 61 ईयर्स के हो गए। तो इनका ये चीज़ कहना है कि भाई एक मैनेजमेंट का और एक CXOs का एज एन सॉरी एक शेयर होल्डर्स का, एक CXOs का एक अलग ही लेवल ऑफ ट्रस्ट डेवलप हो जाता है इन सब के ऊपर। तो अब इस ट्रस्ट को नया CXO से रिप्लेस करना बहुत ईजी नहीं होता, खास करके इन दिस वोलेटाइल एनवायरनमेंट। और दूसरी चीज़ ये भी चीज़ है कि दोस्तों, इन सब बड़े बड़े कंपनीज अच्छे परफॉर्म कर रहे, बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट इनके पास ना अच्छे सक्सेशन प्लान नहीं होते कि भाई आज के डेट में अगर संजीव पुरी ITC से रिटायर करेंगे तो कौन ऐसा है जो कि फट से उनका पोजीशन ले ले और शेयर होल्डर को वो कॉन्फिडेंस ला के देते। तो ऑब्वियसली उसमें देखिए टाइम लगेगा, बट इतना अच्छा सक्सेशन प्लान नहीं होने के कारण बड़े बड़े कंपनीज के लिए इसके कारण भी उनको एक्सटेंशन दे दिया जाता है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, इंडियंस ज्वाइन द US पार्टी इन बिग टेक स्टॉक्स। टेक स्टॉक्स काफ़ी बूम में आ गया है, जबकि अभी टेक स्टॉक्स काफ़ी डाउन में था कुछ 2022 में, मतलब लगभग 60-70% क्रैश कर गए थे ये सारे स्टॉक्स। तो अब तो जाके है जो टेक का जो इंडेक्स है, जो नैस्डैक में, वो भी काफ़ी सर्च किया है, इनफैक्ट 43% के आसपास सर्च कर गया है इन लास्ट 6 मंथ्स। इंडिया के भी जो टेक स्टॉक्स है उन्होंने भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया है सर्च में। एंड इनफैक्ट इंडियंस ने, ये न्यूज़ बेसिकली ये चीज़ बोल रहा है कि इंडियंस ने कैसे US पार्टी ज्वाइन किया, एज इन इंडिया में भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स है अवेलेबल जिससे थ्रू आप US के स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो। तो कई सारे इंडियंस जो है जब US का जब स्टॉक, जब जैसे गूगल हो गया, फेसबुक एज इन मेटा हो गया, फिर उसके बाद एप्पल हो गया, ये सब सारे स्टॉक्स जब अपने लो में चल रहे थे तो काफ़ी इंडियंस ने इन्वेस्ट कर दिया। अब ऑब्वियसली इतने लो में इन्वेस्ट किए तो बेनिफिट्स तो मिलेगा ही अगर स्टॉक राइज करेगा। तो अब वही चीज़ है कि US के क्योंकि टेक स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं तो इवेंचुअली ये इंडियंस को भी फ़ायदा हो रहा है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, इंडिया अर्जेंटीना डिस्कस प्रोबेबल तेजस एंड ब्रह्मोस डील। देखिए, इंडिया जो है ऑब्वियसली अब ग्लोबल लेवल में डिफेंस सप्लायर के रूप में बनना चाहता है। तो इंडिया जो है अलग अलग कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश हो गया या अर्जेंटीना हो गया, जो कि काफ़ी डेवलप नहीं है अपने डिफेंस को लेकर, ऐसे तो कई सारे कंट्रीज हैं दोस्तों, तो उनको भी सपोर्ट करना चाह रहा है इंडिया। तो अभी अर्जेंटीना के साथ जो है इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि
इंडिया और रशिया का जो वो है, एक मतलब जॉइंटली डेवलप्ड मिसाइल है, उस पे डील करना चाह रहा है, तेजस पे डील करना चाह रहा है। तो ये सब चीज़ इंडिया जो है रशिया अर्जेंटीना को प्रोवाइड करेगा, एंड काफ़ी अच्छा एक एक्सपोर्ट का भी वो बन सकता है, सोर्स बन सकता है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट टू टेक अप राहुल गांधी अपील ऑन फ्राइडे। देखिए दोस्तों, मैं आज ये न्यूज़ इसलिए भी कवर कर रहा हूँ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा न्यूज़ है नहीं कवर करने को, तो जितना मैं ज़्यादा न्यूज़ कर सकता हूँ, बट हाँ एकदम ही इरिलेवेंट भी कवर नहीं कर रहा हूँ। राहुल गांधी जी के जो खिलाफ है वो उन्होंने कुछ अपने कैंपेन में 2019 में मोदी सरनेम के खिलाफ कुछ बोल दिया था इन जनरल, कि भाई हाँ मोदी चोर होते हैं, सारे चोर के नाम मोदी के होते हैं, मतलब इस टाइप का कुछ तो भी इन्होंने बता दिया था। और उसके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ था उस समय। एंड अभी जो है फाइनली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट जो है, क्योंकि इसके खिलाफ पिटीशन भी फाइल हो गया। अब देखिए सारे मोदी बोल रहे तो कोई भी मोदी जाके फाइल कर सकता है, राइट? तो अब इसके खिलाफ जो है अभी हाई कोर्ट ने भी रूलिंग दे दिया है कि नहीं भाई, आपने ये चीज़ गलत किया है, एंड उन्हें फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब राहुल गांधी जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं कि भाई आप ऐसे मत करने दीजिए, नहीं तो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या होगा। तो उन्होंने ये सब चीज़ को हाईलाइट किया है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, इंडिया फ्रांस टू डेवलप न्यू जेन वेपन्स एनवॉय। देखिए मोदी जी का जो विजिट है अभी फ्रांस में, उसमें कई सारी चीज़ें डिस्कस हुए हैं, और उसमें से डिफेंस का भी डिस्कशन हुआ है, और उसमें से क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में भी डिस्कशन हुआ है कि भाई क्लाइमेट चेंज को हम कैसे कर्व करेंगे, उसका फाइनेंसेस वगैरह कैसे क्या रहेगा, और सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में भी डिस्कशन हुआ है। तो ये सब चीज़ के बारे में कई डिस्कशन हुए। न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में भी डिस्कशन हुआ है। तो यही सब न्यूज़ का जो है एक सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो कि भाई उसी का एक समरी दिया हुआ है कि भाई जैतापुर में जैसे हम लोग जो है 1650 मेगावाट का जो है प्लांट बैठा रहे, 6 प्लांट ऐसे बैठाएंगे तो टोटल 9900 मेगावाट का हमारा पावर प्लांट बैठ जाएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट जैतापुर में। फिर उसके बाद जो रफ़ेल का डील है उसका तो डील चल ही रहा है कि भाई इंडिया जो है और भी रफ़ेल प्रोक्योर करेगा रशिया से, सॉरी फ्रांस से। फिर उसके बाद मोदी जी को जो है बेस्टाइल डे में प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा भी सम्मानित किया गया था। फिर उसके बाद न्यूज़ ये भी था कि भाई इंडिया जो है सबमरीन्स भी इनसे लेना चालू करेगा, 6 सबमरीन्स भी लेगा इनसे, तो जिसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी देगा कुछ हद तक फ्रांस। तो ये सब चीज़ के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, CAG ऑडिट ऑफ एक्सेसिबिलिटी फॉर डिसेबल्ड इन गवर्नमेंट बिल्डिंग सून। देखिए गवर्नमेंट जो है काफ़ी पुश कर रही है कि भाई डिसेबल्ड लोगों के लिए भी आप एक्सेसिबिलिटी अपना तैयार करके रखें, ताकि हम जो है उनको कहीं पीछे ना रह जाए वो। तो इसके लिए CAG जो है अब गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट बिल्डिंग को तो पहले इंस्ट्रक्शन जा चुकी थी, तो अब CAG जो है उस चीज़ का ऑडिट करना चालू करेगी कि कहीं डिसेबल्ड लोगों के लिए ऐसा तो नहीं बस आपने लेबल लगा के रख दिया है और उनके लिए कोई प्रॉपर वॉशरूम का फैसिलिटीज़ नहीं है, या CD जो है वो उनके लिए अवेलेबल नहीं है, या अगर CD नहीं है तो लिफ्ट होना चाहिए, इस टाइप का जो है ऑडिट करेगी। फिर उसके बाद फास्टर वीज़ास फॉर चाइनीज़ एक्सपर्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ऑन द कार्ड्स। देखिए चाइनीज़ जो है उनके लिए एक वीज़ा मिलना मुश्किल हो रहा था इंडिया में। देखिए ऐसा कोई रीज़न नहीं है इसको लेके, बट वही है कि इंडो चाइना का जो टसल चल रहा है 2020 से बॉर्डर एरियाज़ में, तो इंडिया ने बस थोड़ा सा एक एक अलग तरीक़े से थोड़ा अपोजिशन अपना दिखाने के लिए वीज़ा जो है चाइना के सिटीजन्स को रिजेक्ट कर किए जा रहे हैं। तो अब उससे हो क्या रहा है, देखिए प्रॉब्लम, कई सारी कंपनी जो PLI में आ रहे हैं ना इंडिया, वो चाइना से अपना बेस शिफ्ट करके आ रहे हैं इधर, या चाइना से अपना बेस को ख़त्म करके इंडिया में बेस को बढ़ा रहे हैं। तो अब उन जो कंपनीज है उनको तो चाइना के डेलीगेट्स ही देख रहे थे ना, तो अब अगर वो इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि भाई एटलीस्ट आप चाइना के डेलीगेट्स को आने दो, हमारा इधर टीम को इस्टेब्लिश करने दो, हमारा इधर प्रोडक्शन लाइन को इस्टेब्लिश करने दो, नहीं तो ये हमारा डिले होते जाएगा। एक एग्जांपल मैं जो याद कर पा रहा हूँ कि वोल्टास का भी आया था कि वोल्टास ने कंप्रेसर डील को छोड़ दिया था क्योंकि अननेसेसरी डिलेज हो रहा था उनके इस डील में। और वो डिले क्यों हो रहा था, वही सेम रीज़न कि भाई चाइना के जो डेलीगेट्स हैं उनको वीज़ा नहीं मिल रहा था। तो अब जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा
वो कर लिए कि भाई ठीक है चलिए अब हम जो है इन एक्सपर्ट्स को जो है जल्दी वीज़ा इशू करने लगे। हालांकि देखा जाए तो चाइना की तरफ से ऐसा कोई अपोजिशन नहीं है। चाइना के लोग, इंडिया के लोग जो है चाइना में जा भी रहे हैं बिजनेस के पर्पज़ से या टूरिज्म के पर्पज़ से, मस्त घूम के आ रहे हैं, तो उनको ऐसा कोई डिले नहीं हो रहा। डिले इंडिया के साइड से हो रहा है। नेक्स्ट एक छोटा सा न्यूज़ है दोस्तों, हायर प्राइसेस नो डिटरेंट फॉर कंज्यूमर्स लुकिंग टू बाय एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस। देखिए अभी क्या है कि एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस कंज्यूमर्स काफ़ी बाय करना चाह रहे हैं। इसका मल्टीपल रीजंस है। देखिए एक तो ये चीज़ है कि गवर्नमेंट थोड़ा पुश कर रही है कि नहीं भाई आप एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस ही खरीदें। फिर उसके बाद क्या है कि भाई कॉस्ट बेनिफिट्स भी काफ़ी है ना ज़्यादा। अगर मान लीजिए आप मैंने पर्सनली दोस्तों देखा है कि मैंने एक बार जब 2 स्टार एसी खरीदा था वर्सेस मैंने जब 5 स्टार एसी खरीदा, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हो जाता है बिलिंग में। अगर आपका पर्पस लॉन्ग टर्म के लिए है तो आप एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस ही खरीदोगे, भले ही आपको थोड़ा कॉस्ट एडिशनल पे करना पड़ जाएगा। आप कई पैसा बचा लेते हो जब आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह पे करते हो। तो फिर उसके बाद ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस भी एक चीज़ है। और एनवायरमेंटल अवेयरनेस, लोग आजकल ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं कि नहीं भाई ये एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस नहीं है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। चलिए ठीक है, बिल तो एक अलग चीज़ हो गया, हो सकता है मेरे घर में सोलर है तो क्या बिल वो नहीं होगा, बट ये एक एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस नहीं है तो ये ज़्यादा हो सकता है पोल्यूशन भी करे। अगर एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि पोल्यूशन ज़्यादा करेगा, बट मेरा ये कहना है कि भाई अगर वो थर्मल पावर से अगर इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है तो फिर वो तो ऑब्वियसली पोल्यूशन ज़्यादा करेगा ना कंपेयर टू आपका जो एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस है। तो इस टाइप का कंज्यूमर अवेयरनेस भी जो है लोगों के माइंड में जा रहा है। तो ये सब फैक्टर्स को पुट इन करते हुए लोग जो है एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस ही खरीद रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, फॉरेन बैंक्स एक्सपोजर टू ट्रेड्स इन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स नॉट अ कंसर्न। देखिए हो क्या रहा है कि आरबीआई को ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो रहा था कि भाई फॉरेन बैंक्स इतना लॉन्ग टर्म बॉन्ड में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से स्केप्टिकल हो रहे थे कि भाई फॉरेन बैंक्स जो है इतना लॉन्ग टर्म बॉन्ड में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉरेन बैंक का अगर आप अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट 61% जो अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी है वो आपका लॉन्ग टर्म बॉन्ड में इन्वेस्टेड है। देखिए क्या रीज़न मैं आपको बताता हूँ। फॉरेन बैंक्स वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि देखिए अभी इंडिया का इंटरेस्ट रेट जो है लॉन्ग टर्म में हाई है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट अगर देखा जाए तो हाई है क्योंकि जो इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट ओवरऑल आपको पता है कि रेपो रिवर्स रेपो सब हाई है। तो अब ये लोग तो इन्वेस्ट करके छोड़ दिए एंड इनका ये कहना है कि अभी क्योंकि PV1 एक मेजर होता है कि भाई 1% से अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है तो हमारा बॉन्ड का वैल्यू कितना से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि PV1 काफ़ी ज़्यादा होता है बॉन्ड के अगर कोई लॉन्गर टर्म बॉन्ड रहेगा तो इसको हेज करने के लिए लोग फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट भी कर लेते हैं। फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट का क्या होता है मतलब कि भाई अगर मान लो इंटरेस्ट रेट में बहुत ज़्यादा अगर चेंज हो जाएगा, मान लो अगर मैंने इंटरेस्ट रेट 6.2% के आसपास ले लिया और इंटरेस्ट रेट एकदम से भाग गया 8.3%, तो मैं जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगा किसी एक थर्ड पार्टी से कि भाई आप जो मेरे को उसका डिफरेंस है आप वो देते जाओगे। तो इन अ वे क्या हुआ, फॉरेन कंपनी का जो बॉन्ड जो प्राइस गिरा था, ठीक है, बट उनको एक फिक्स्ड इनकम मिल गया कि भाई वो अपना जो सिक्योरिटी जिसमें इन्वेस्ट किए वो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट से वो इंटरेस्ट तो एटलीस्ट कमाते रहेंगे, ठीक है। इंश्योरर्स भी ये सब चीज़ इसलिए बाय करके रखते हैं कि भाई इंश्योरर्स इसलिए बाय करके रखते हैं इनको एक लॉन्गर टर्म का एक सिक्योरिटी मिल जाता है, ठीक है। इंश्योरर्स भी वही फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कर लेते हैं। अब इंश्योरर्स तो क्या करते हैं, ये हेल्ड टू मैच्योरिटी कर लेते हैं ऑलमोस्ट ये सारे बॉन्ड्स को। मतलब इनका ये रहता है कि भाई इनका देखो फिक्स्ड रहता है इंश्योरर्स का कि भाई 10 साल में, आज हम लोग सब ने अपना पॉलिसी लिया होगा कि भाई 10 साल बाद में मैच्योर होगा या कोई एक चीज़ कोई ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट में मैच्योर होगा। तो क्या रहता है कि इंश्योरर्स का लगभग लाइबिलिटी फिक्स्ड रहता है। तो to match that liability, insurer must have a definite asset because the liability is definite. So even they invest in this long-term bonds, and they also hedge for this fluctuations via forward rate agreement, जो मैंने आपको forward rate agreement के बारे में बताया। तो मेजरली इस न्यूज़ में यही था कि मेरे को आपको PV01 का कंसेप्ट भी समझाना था। अगर आप फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट का बात किया जाए तो अभी इस एग्रीमेंट का टोटल नॉमिनल वैल्यू हो गया 2 लाख करोड़। देखिए नॉमिनल वैल्यू क्यों बोल रहा हूँ, इस वैल्यू के ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। ये कोई वैल्यू का कोई ट्रांजैक्शन का लेना देना किसी से नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि अगर आज मैं आपसे 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में तो आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे नहीं। हाँ, उस 1 लाख का इंटरेस्ट में अगर कोई फ्लक्चुएशन होगा तो वो आप देंगे।
आई होप आपको ये न्यूज़ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन बताइए, मैं इसे डिटेल में भी समझा सकता हूँ, हालांकि इस न्यूज़ को मैंने पहले भी कवर किया है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, हायर एल्यूमिनियम प्राइसेस ऑल्सो expected to boost companies' earnings from this quarter, but analysts warn muted demand from China could weigh. बेसिकली न्यूज़ में क्या है कि एल्यूमिनियम कंपनीज गेन एज फॉल इन कोल प्राइस सीन टू बूस्ट प्रॉफिट। देखिए कोल प्राइस जो कि रशिया यूक्रेन के वॉर में दोस्तों $450 पर टन चले गया था, अब जो है वो कितना आ गया है, लगभग 100 के भी नीचे। क्या फैक्टर्स है जो इतना कोल को गिरा दिया? एक तो ये देखिए, चाइना जो है उसके काफ़ी डिमांड कम हो गए। चाइना ऑलरेडी आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि चाइना ग्रोथ काफ़ी कम एक्सपेक्ट कर रहा है। चाइना में एक्सपेंशन काफ़ी कम हो रहा है एंड इस चीज़ के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट भी काफ़ी कंसर्न्ड है। वो अपनी तरफ से काफ़ी स्टिमुलस दे रही है ताकि चाइना का इकोनॉमी बूस्ट हो जाए। खैर वो एक अलग बात है, बट चाइना का जो है ग्रोथ कम है, तो उसमें चाइना का कंजम्पशन भी कम हो रहा है कोल वगैरह का। एंड उसके बाद जो है चाइना रिन्यूएबल की तरफ थोड़ा और ज़्यादा फोकस कर रहा है। एंड ओवरऑल वर्ल्ड लेवल में भी अगर देखा जाए तो वर्ल्ड भी जो है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफ़ी फोकस कर रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि भाई जो डिमांड जो नॉर्मल कोल का रहता है वो थोड़ा कम हो जा रहा है। अभी जो है ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, एक्सपर्ट्स का ये चीज़ कहना है कि एल्युमिनियम का प्राइस वैसे भी थोड़ा भी हायर हो जाएगा, और तो इसीलिए एल्युमिनियम कंपनीज जो है वो काफ़ी हद तक एक अच्छा प्रॉफिट बना सकती है। एक तो उनका कॉस्ट भी कम होगा, एक दूसरा ऊपर से इनका एल्युमिनियम का प्राइसेस भी ऊपर जाएगा। इन्होंने बस एक चीज़ एक नोट पे दिया है, तो मैं बस आपसे डिस्कस कर देता हूँ। इन्होंने बोला है कि भाई हिंडाल्को का जो है वो लोग प्रेफर करेंगे ओवर नाल्को, बिकॉज हिंडाल्को का प्रेजेंस ज़्यादा अच्छा है ये प्रोडक्ट्स में। और ऑब्वियसली नाल्को भी देखिए एल्यूमिनियम कंपनी है, नो डाउट अबाउट इट, बट हिंडाल्को का क्योंकि प्रेजेंस ज़्यादा अच्छा है एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में, तो इनको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। और फिर उन्होंने ये भी चीज़ मैंशन किया कि वेदांता का इसलिए प्राइस इतना फ्लक्चुएट नहीं हुआ क्योंकि वेदांता के और भी न्यूज़ है। सेमीकंडक्टर का जो न्यूज़ है वो फॉक्सकॉन के साथ डील कैंसिल हो गया वगैरह वगैरह, नेगेटिव न्यूज़ के कारण वेदांता इतना इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, रशिया स्ट्राइक्स यूक्रेन पोर्ट्स आफ्टर पुलिंग आउट ऑफ ग्रेन एक्सपोर्ट डील। देखिए क्या है ये ग्रेन एक्सपोर्ट डील? एक्चुअली यूक्रेन के जब रशिया यूक्रेन का जब वॉर चल रहा था तो रशिया ने यूक्रेन को अलाउ कर दिया था कि ठीक है भाई आप जो है अपना ग्रेन जो है इंपोर्ट कर सकते हो। रशियन टेरिटरी से उन्होंने एक्सेस दे दिया था कि भाई एटलीस्ट चलो ठीक है भूखे ना मरे लोग इधर, क्योंकि लोगों को अब इन जनरल क्या गलती है, मतलब ये तो दोनों गवर्नमेंट के बीच में आपस में लड़ाई हो रही है, तो ऑब्वियसली पेट्रियोटिज्म एक अलग चीज़ हो गया, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि इन जनरल कॉमन सिटीजन्स को हार्म नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें जो है रशिया ने ग्रेन डील कर लिया था कि भाई ठीक है चलो हम आपको ग्रेन सप्लाई के लिए एक्सेस दे देंगे अपने पोर्ट से। अब इसमें हुआ क्या प्रॉब्लम कि रशिया ने अभी हाल फिलहाल में वापस से ग्रीन डील को रिवोक कर लिया, जिसका अभी जो G20 में मैं आपको स्टार्टिंग के न्यूज़ में बोल भी रहा था कि चर्चा भी था। तो रशिया को इस चीज़ के काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया गया, और अब जो है रशिया ने अपने यूक्रेन के पोर्ट्स में वगैरह जो हमला भी करना चालू कर दिया है, बिकॉज उनका ये कहना है कि भाई रशिया के ख़िलाफ़ जो कि एक साजिश चल रही थी, एंड जो इनके मिलिटेंट्स थे यूक्रेन के वो रशिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए कर रहे थे, तो हमारा ड्यूटी बनता है कि हम उसे भी डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर नेक्स्ट दोस्तों, सुनाक्स माइग्रेशन लॉ पासेस फाइनल हर्डल इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। देखिए सुनाक का जो ऋषि सुनाक का जो है एक माइग्रेशन लॉ जो उन्होंने पास किया था, क्या चीज़ कि भाई इलीगली जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं बोट के थ्रू, और वो लोग जो है उनके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, वो लोग आते हैं, वो लोग असाइलम सीख करते हैं, फिर अल्टीमेटली यूके का सिटीजनशिप ले लेते हैं ये लोग। तो अब ऋषि सुनाक ने बोला है कि भाई हम जो है उनको भेज देंगे बाहर पकड़ के अगर आप ऐसे करोगे तो, ठीक है। तो अब ये चीज़ देखा जाए तो अगर एक प्रॉब्लम भी है कि भाई अगर आप इन असाइलम सीकर्स को वापस भेज रहे हो तो ये लोग जहाँ से आए हैं वो ऑलरेडी वो पीड़ित जगह से आए हैं, तो अगर आप उसको भेज रहे हो तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से देखा जाए तो वो चीज़ गलत है। ऋषि सुनाक ने जो है इसके कर दिया है इनको भाई अब हम इनको वापस भेज देंगे। हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जैसे हमारा लोकसभा और राज्यसभा होता है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में तो पहले ही बिल पास हो गया था, अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बिल पास हो गया। फाइनल एसेंट अब उनका जो किंग या क्वीन, मतलब एज इन रॉयल एसेंट जो मिलता है वो उनका मिलके एक ये लॉ बन जाएगा। तो इनको काफ़ी अप्रिशिएट भी किया जा रहा है कुछ कुछ लॉबी के द्वारा कि भाई
इन्होंने काफ़ी अच्छा एक बिल पास किया और काफ़ी उनको क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है। तो अब देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है और कितने लोगों को ये रवांडा भेज पाते हैं इस डिटेंशन को लेके, एंड क्या इनका बैकलैश आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू थ्रू तो या सिविल सोसाइटीज़ के थ्रू, वो एक देखने वाली बात रहेगी। फिर उसके बाद रिकॉल ड्राफ्ट न्यू ड्रग्स बिल इंडस्ट्री बॉडी। इंडस्ट्री बॉडी ये चीज़ कह रही है कि भाई गवर्नमेंट ने 84 ईयर्स का जो एक्ट है आपका, जो मतलब जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक्स को जो रेगुलेट करने वाली एक्ट है, इसे आपने रिपील कर दिया है, ठीक है। और आपने कोई पूछा ही नहीं हमसे कि भाई ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट जो कि 83 ईयर ओल्ड से चलते आ रहा है, हम लोग से एक कंसल्टेशन भी नहीं लिया। तो पार्लियामेंट क्या कर रही है कि भाई इस मॉनसून सेशन में इनको ये ड्राफ्ट बिल को अब फाइनली टेबल करेगी और इसे ऑब्वियसली देखिए पास कराई लेगी पार्लियामेंट में। अब तो जो गवर्नमेंट चाहेगी वो चीज़ तो कर ही सकती है इन अ वे, मतलब इनकी मेजॉरिटी के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं कि भाई ये कर ही सकती है। तो अब ड्रग्स का जो बॉडी है, उन्होंने ये चीज़ बोला है कि भाई इंडस्ट्री बॉडी जो बोला है कि ये चीज़ काफ़ी गलत हो गया, हमसे कोई कंसल्टेशन नहीं लिया गया। गवर्नमेंट कभी भी हमसे कोई कंसल्टेशन नहीं लेती है, कोई भी चीज़ मन आता है पास करके छोड़ देती है और हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ जाता है। तो इस टाइप का न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, यूके यूएस अपोज एक्सटेंडिंग WTO फूड सब्सिडी क्लॉज। देखिए WTO का जो फूड सब्सिडी है ना, वो एक लिमिटेशन इम्पोज करता है सारे कंट्री पे, मतलब डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ पे, कि भाई आप जो है इससे ज़्यादा फूड सब्सिडी नहीं दे सकते हो। देखिए फार्मर को सब्सिडी दिया जाता है, आपको भी पता है, और MSP एक टाइप का प्रोक्योरमेंट चीज़ हो गया कि भाई उन पे भी फार्मर्स को सब्सिडी तो मैं नहीं बोलूँगा, बट हाँ MSP के द्वारा प्रोक्योरमेंट भी एक उसी चीज़ में चले जाएगा। तो अब WTO के द्वारा एक लिमिटेशन इम्पोज्ड है। UK US ने इस चीज़ को अपोज किया है कि भाई क्योंकि WTO ने इस चीज़ को एक्सटेंड कर दिया है, मतलब बढ़ा दिया उस लिमिट को। तो इंडिया ने ये चीज़ बोला कि भाई हमारा जो आप बोल रहे हो ना WTO का सीलिंग को बढ़ाना या इस चीज़ गलत, मतलब WTO ने अभी तक बढ़ाया नहीं है सीलिंग को। इंडिया और इंडोनेशिया ये सब कंट्रीज़ जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप बढ़ाए इस सीलिंग को। इंडिया ये चीज़ बोल रहा है कि आप जो अपोज कर रहे हो ना हमारे सीलिंग को बढ़ाने का, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि कोविड के टाइम में सबसे ज़्यादा हम लोग ने इस क्लॉज का फ़ायदा उठाया था। हम लोग ने सबको प्रोक्योर करके सारे गुड्स को, मतलब सारे फूड मटेरियल्स को हम ही लोग ने एक्सपोर्ट किया था अलग अलग कंट्रीज़ में, और हमारे सिटीजन्स को भी फीड किया था। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को अपोज तो मत करिए, एक एमिकेबल सोल्यूशन निकालते हैं, बैठ के डिस्कस करते हैं, सो दैट इस चीज़ में ग्रेटर गुड हो। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, IMF वांट्स इन्फ्लेशन में स्टे हाई, सीज नीड फॉर मॉनेटरी टाइटनिंग। देखिए ये न्यूज़ क्या है दोस्तों कि भाई IMF बोल रहा है कि भाई अभी इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगा, मॉनेटरी टाइटनिंग कंटिन्यू रहना चाहिए, नहीं होगा, अगर होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं कर सकते हम। और उन्होंने ये भी चीज़ बोला कि भाई G20 का जो 100 बिलियन का जो SDR चैनलिंग था टू वल्नरेबल कंट्रीज़, ये भी काफ़ी अच्छा एक मूव है। फिर उसके बाद उन्होंने अप्रिशिएट किया कि भाई कैसे ग्लोबल लेवल पे जो है ज़ाम्बिया को बचाया गया, और उनका जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग है उसे भी एड्रेस किया गया। फिर उन्होंने ये भी चीज़ बोला है कि भाई ग्लोबल सॉवरेन डेट राउंड टेबल co-chaired by India's G20 presidency, IMF and the World Bank is facilitating common understanding of the key issues including comparability of treatment and information sharing। मतलब बस अच्छी बात है और कुछ नहीं। फिर उसके बाद NK सिंह मेक्स केस फॉर हाइक इन डेवलपमेंट बैंक्स, मतलब डेवलपमेंट बैंक्स कैपिटल, मतलब इन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई डेवलपमेंट बैंक का जो कैपिटल हाइक करना चाहिए। इन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई जो फंडिंग है 90 बिलियन पर ईयर फॉर कंसेशनल फाइनेंस एंड 30 बिलियन इन नॉन कंसेशनल लेंडिंग, इस चीज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहिए, ताकि फंडिंग और ज़्यादा मिल पाए कंट्रीज़ को। फिर उन्होंने बोला है कि भाई कुछ इनके जो ऑपरेशंस है, मतलब जो जिस तरीके से ये काम करते हैं उसे भी थोड़ा चेंज करना चाहिए, क्योंकि कल्चर शिफ्ट हो रहा है, जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रहा है, तो इसके वजह से भी इनके जो पावर्स है, इनके जो ऑपरेशंस है वो थोड़े चेंज होने चाहिए। जैसे कि आप मल्टी डेवलपमेंट बैंक्स का एक ओवरऑलिंग चाह रहे हैं वो, कि भाई ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ही कंट्रीज़ के पास ऑप्शन रहे कि भाई वो किसे फंडिंग दे, कुछ कंट्री के पास एकदम ही ऑप्शन नहीं रहे, दे आर लेफ्ट एट द डिस्क्रिशन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, बैंक्स मस्ट इशू मोबिलिटी एनेबल्ड कार्ड्स। आज का लास्ट न्यूज़ है दोस्तों ये।
देखिए, मोबिलिटी एनेबल्ड कार्ड मतलब क्या हुआ, जैसे जो आप टैप एंड टचलेस पेमेंट का जो सिस्टम होता है ना, तो उस पे क्या होता है कि भाई आरबीआई जो कह रहा है कि भाई आप सबको ये चीज़ का आना चाहिए, मतलब सारे कार्ड में इस चीज़ का फैसिलिटी होना चाहिए, ठीक है। और गवर्नमेंट direct banks to make sure that all cards are NFC और NCMC compliant। यही चीज़ जो मैं आपको बोल रहा हूँ, टैप एंड पे वाला चीज़। मूव टू प्रमोट यूज़ ऑफ वन कार्ड इन ऑल पेमेंट सिस्टम्स, facilitate small digital daily payments, and रुपे कॉन्टैक्टलेस कार्ड इज इन लाइन विद द स्पेसिफिकेशंस ऑफ NCMC प्रोग्राम। तो ये अगर ये चीज़ होता है ना, तो इसमें रुपे कार्ड सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए होगा क्योंकि रुपे कार्ड ऑलरेडी NCMC कंप्लाइंट है। NCMC कार्ड जो है दोनों तरीके से चलेगा। एक तो वो डेबिट कार्ड के हिसाब से भी चलेगा और एक वॉलेट के हिसाब से भी चलेगा। जैसे पेमेंट वॉलेट होता है ना कई सारे, पेटीएम वगैरह, उस हिसाब से भी ये चलेगा। मतलब पेटीएम नहीं बन जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट जैसे वॉलेट रहता है उस हिसाब से भी चलेगा। फिर वो मल्टीपर्पज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है, जैसे कि मेट्रोज़ और अदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी ये कार्ड्स यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। रिटेल एंड ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए भी। तो ये सब चीज़ को अगर देखा जाए तो रुपए के जितने कार्ड्स हैं वो बहुत सारे NCMC कंप्लाइंट है, तो अब इसके कारण रुपए को थोड़ा बूस्ट मिल सकता है। बस यही एक छोटा सा न्यूज़ था। चलिए, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों। उम्मीद है आपको ये न्यूज़ पसंद आया होगा, एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। हैव अ नाइस डे।